मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 91। अब आगे। सुबह का वक्त आरव अपने आरामदायक बिस्तर पर उल्टी लेटे चैन की नींद सो रहा था। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुला और कोई धीरे कदमों से चलते हुए वहां पर आ गए और धीरे धीरे चलते हुए आरव के सामने खड़े होकर उसे देखने लगा। यह कोई और नहीं, राजा कुंभदेव ही थे, जो बहुत ही सुबह अपने बिस्तर से उठकर सीधा आरव के कमरे में आए और एक तक शांति से खड़े होकर अपने लाडले बेटे को देखने लगा। उनका ये करना ये साफ जाता रहा था कि राजा कुंभदेव, जो कि भारत साम्राज्य की शक्तिशाली और कठोर राजा है, जिसके लिए उनकी प्रजा और उनका साम्राज्य पहले दायित्व पर आता है, वह एक साथ दिल के और अपने इस बेटे से ज्यादा प्यार करने वाले एक पिता भी है। पारस साम्राज्य में सब जानते हैं राजा कुंभदेव के बारे में, पर उन्होंने अपने सभी बच्चों से एक दूरी बनाकर रखी हुई है, सिवाय अपने बड़े बेटे। अब तक वह आरव की सभी जिद मानते और पूरे करते आए हैं, चाहे वह गलत हो या सही। आरव के एक साधारण इंसान होने के कारण वह हमेशा आराम को ज्यादा प्यार और परवाह करते थे। आज इतने समय बाद अपने बच्चों को इतनी चैन से उसकी सही जगह पर सोते देखकर राजा कुंभदेव का दिल एकदम से भर आया और वह बहुत ही प्यार भरे आंखों से आरव को निहार रहे थे। उन्हें नहीं पता क्यों कितने समय से ऐसी खड़ी होकर अब को एक तक देख रहे थे। देखते हुए कहने लगे, राजपुरोहित जी की भविष्यवाणी सही रही। इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी सही समय पर मेरे सामने आ गया। ये बात सच कर दिखाया मेरे बच्चे ने। अब तो वह एक जादूगर भी है तो क्या होगा, उसकी शक्तियां बाकियों से कमजोर है, पर वह भी बहुत कम समय के लिए। मैं राजा कुंभदेव अपने बेटे को अपनी तरह शक्तिशाली जादूगर बन के रहूंगा, जो किसी के सामने ना कभी झुकेगा, नहीं अपनी साम्राज्य को झुकाने देगा। ये कहने के बाद राजा कुंभदेव आरव के पास बैठ गए और उसके बालों पर हाथ फिराने लगे। यह एहसास पाते ही आरव एकदम से झटका उठ बैठ गया और उसके हाथों में हरी रोशनी निकल रही थी और उसकी आंख भी एकदम से हरा हो गया था और उसने अपने चारों ओर एक जादू जागृत कर लिया था। ये देखकर राजा कुंभदेव मुस्कुरा उठे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका बेटा इतना ज्यादा सतर्क रहता है। जब आरव ने राजा कुंभदेव को अपने पास देखा तो वह एकदम से हड़बड़ा गया और उसने अपनी शक्तियां को अपने अंदर दबाकर स्वयं से अपने बिस्तर पर बैठकर राजा कामदेव को प्रणाम किया। तो राजा कामदेव ने उसे गले से लगा लिया और उसकी सर पर हाथ फेरते हुए उसके करीब भी बैठा रहा। अचानक से इतना प्यार देखकर आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे क्या, पर उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। राजा कुंभदेव की प्यार भरी एहसास उसे भी काफी सुकून पहुंच रहे थे। जी सेकंड की तलाश उसे बहुत समय से थी। वह भी राजा कामदेव की इस अपनेपन से उसे मिल रहा था। उनके ममता भरे हाथों का स्पर्श जैसे उसके सर पर पड़े, वैसे ही आरव की आंखें बंद हो गई और यह सब वह एहसास करते हुए अपने अंदर एक खुशी से महसूस कर रहा था। आरव से अलग होकर राजा कुंभदेव मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई होगी अपने कक्ष में। मुझे मालूम है कि तुम्हें अभी यह सभी चीज बहुत नया लग रहा है, पर यह सारी चीज तुम्हारी है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें मैं इस कमरे में कट रहने को इसलिए कह रहा हूँ ताकि समय आने पर तुम सबके सामने आ सकूं। जी, मुझे रुद्रा जी ने सब बता दिया और मैंने ये भी कहा था कि तुम मुझे रुद्र जी नहीं सिर्फ रुद्र कहो। पीछे से आवाज आई। रुद्र खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। ये देखकर आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अच्छा हुआ यह आ गया, नहीं तो मुझे पता नहीं क्या करना होता। रुद्र को देखकर राजा कामदेव वापस अपने राजा वाले स्वभाव में आ गए और एकदम से सही होकर बैठ गए और उनके चेहरे पर एक वही भाव थी जो हमेशा उनके चेहरे पर झलकता है। उन्होंने इस भाव उसके साथ रुद्र को देखा और कहा, उम्मीद है कल वाली गलती तुम आज नहीं करोगे। कोलन योजक चिन्ह। महाराज, मैं बस उसे अपने कक्ष में सारी बातें बताने और साथ में उससे कुछ खास तरह की जानकारी लेने के लिए ले गया था और उसे यहाँ पर मैंने ही छोड़, बाकी आपको खबर ही हो पता ही चल जाएगी कि हमने क्या किया था पूरे दिन। आप तो जानते हैं ना शाहिद आवाज और इस जश्न के दौरान चल रही सभी चीजों के बारे में, इसलिए मुझे मेरे कक्षा के अलावा कहीं और अच्छा स्थान नहीं लगा और आपसे एक अनुमति भी चाहिए था। क्या हम महल के पीछे वाले हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे आराम को कुछ तकनीक सीखनी है, साथ में उसकी शक्तियों का प्रशिक्षण भी करना है। मुझे लगता है उन्हें उसे अपने आप को छुपाना और लड़ने की कलम सीखनी चाहिए। और मैं विद्या निकेतन में ये भी सुना है कि इसे एक खास तरह का कल भी आती है। अच्छा, मेरे बेटे ने कुछ समय महल से बाहर क्या गया, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बन गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे। ये कहते होंगे ऐसा काम देने एक बार की आरव के बल पर हाथ फेरा, जिससे उसके बंधे हुए बाल बिखर गए और उसके चेहरे और पूरे सर पर बिखर गए, जिससे उसकी आंखें और उसका चेहरा काफी सुंदर नजर आ रहा था। रुद्र और राजा कुंभदेव आरव को देखने लगी। हर वक्त आप अपने बालों को बांध कर ही रखता है, इसलिए उसके लंबे बाल कभी समझ नहीं आए, पर आज उसके बाल को देखकर रुद्र और राजा कुंभदेव बस देखते रह गए। वही आरव ने अपना हाथ उठाकर अपने बाल को बांधने की कोशिश करने लगा और उसने एक पोनीटेल में अपने बाल बांधे और उसके बाद उस मोड़कर एक बंद बना लिया। सामने की कुछ छोटे बाल उसके माथे से साइड से निकल रहे थे, जिसका उसका चेहरा काफी अच्छा और आकर्षित नजर आ रहा था। क्या तुम्हें लंबे बाल पसंद है?
आरव ने बस सर हिला दिया, पर तुम्हारे बाल काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, मुझे लगता है तुम्हें अपने बाल कटवा लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने बाल बाल बहुत पसंद है, मैं इसे नहीं कटूंगा, तुम मेरे साथ चलो, विश्वास रूठ हो। आरव ने एक साथ राजा कुंभदेव की तरफ देखे, ईश्वर राजा को देने सर हिलाया और आरव का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वह उसे कक्षा के बाहर नहीं, उसका कुछ के एक किनारे बने बड़े से आईने के सामने आरव को बैठा दिया। ये देखकर रुद्र और आरव सवाल या नजरों से राजा कुंडी को देखने लगी। इस पर राजा कुंभदेव ने बिना कुछ कहे अब के बंधे हुए बाल एक बार फिर खोल दिया और अपने हाथों में रोशनी और शक्ति जागृत किया। बस आरो को चुप रहने को कहा और रुद्राक्ष चुपचाप उन्हें देखने लगी। आर को तो डर लग रहा था कि कहानी राजा जी उसके बालों का कुछ करना दे। कुछ समय बाद आ रहा है कि जब राजा कुंभदेव ने आरव कुछ देर की आंखें बंद करने को कहा, जिस पर आरव है कुछ कहता उससे पहले राजा जी का चेहरा दूसरी ओर गुम गया। अरुण ने भी आखिर हर मन कर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे कुछ अपने बालों को महसूस होने लगा। कुछ वक्त के बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके कंधे तक आते बाल अब छोटे हो चुके थे और कुछ कुछ जगह पर बड़े हुए थे। अंत में राजा कुंड ने उसके बालों पर अपना हाथ फिराया और एक अच्छा सा कटिंग के साथ उसका बाल बांध दिया। अब आरंभ का चेहरा उसे नए कट के साथ काफी अच्छा नजर आ रहा था। कुछ दिन में भी खुशी के साथ कहा, तुम काफी अच्छे लग रहे हो, पर तुम्हें तो रहना मास्क में ही है और यह नया स्टाइल तुम पर काफी जच रहा है। अखिल जांचेगा हिना राजा कुंभदेव का बेटा जो है। अब मैं चलता हूँ और रुद्र मैं चाहता हूँ कि तुम यही आरव को जो सीखना है सिखाओ। इस कक्ष में काफी अलग अलग कक्ष बने हुए हैं जिसमें तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वह कुछ कुछ दिशा की तरफ दिखाते हुए उन्हें कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर रुद्र और आरव दोनों ही हैरान रह गए और फिर राजा कुंभदेव वहां से गायब होकर चले गए। उनके जाने के बाद करण वहां पर आ गया जो अभी भी सो रहा था। आरव ने रुद्र को उसके पास अकेले आता देखा तो वह समझ गया कि कारण अभी तक उठा नहीं है, लेकिन करण को उसने जानबूझकर वहां से उसकी जगह से उठाकर यहाँ ले आया था। उसने उसे उसके बेटे बिस्तर पर पटक दिया, जिसके बाद करण इधर उधर अपना करवट बदलकर और सो गया। ये देखकर आरव ने वहीं पर खड़े हुए ही अपने बिस्तर के दूसरे ओर और पानी से भर जग हवा में उठाया और फिर करण के ऊपर डाल दिया, जिस करण हड़बड़ा कर उठ गया और अपने हाथों और चेहरों को पूछने लगा। कुछ समय बाद जब उसने अपने आसपास देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वह तो रुद्र के कक्ष में सोया हुआ था, पर यह यहाँ कैसे आग पर वह यहाँ कैसे आ गया। तभी उसने अपने आसपास देखा तो वह तो देखा ही रह गया, इधर उधर देखना हो गया हो तो इधर आ। तभी कारण ने उसे आवाज की दिशा में देखा तो वहां रुद्र और आरव खड़े होकर उसे ही घूर रहे थे। ये देखकर करण रुद्रा के पास आ गया और उसके सामने खड़े आरव को देखकर कहा, तुमने बाल कटाए हैं, ये काफी अच्छा नजर आ रहा है, तुम मेरा भी। ये कहते हुए करण ने अपने बालों की तरफ देखा तो उसे खुद पर हंसी आने लगी, क्योंकि उसका बाल तो खुद ही छोटा था और बस उसके सामने के बाल उसके माथे को उठाते थे। फिर तभी और करण का ध्यान उन सब से हटकर फिर से एक बार इस कमरे की तरफ चला गया जो काफी शानदार तरीके से सजाया गया था। आरव चिढ़कर, तुमने ये सब पहले भी पहली बार नहीं देख रहा है, जो तुम इस तरह से इस पूरे में कैमरे को अपनी नजरों में उतर रहा है। हाँ पता है, मैं ये सारी चीज पहली बार नहीं देख रहा हूँ, फिर भी यह कमरा काफी ज्यादा सुंदर है। और तुम दोनों कल रात कितने लेट से आए थे, आखिर गए कहाँ थे और जहाँ गए थे वह हो कि नहीं, क्या तुम्हें वह इस रहस्य में जगह मिला जहाँ तुम जादू सुनहरी रोशनी की शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हो। हाँ, पर वह जगह जहाँ पर है वहां हमें उसे जगह की खोज करनी होगी, गूगल ने कुछ सोचते हुए कहा। आराम में भी कुछ सोचते हुए सही लाया, तो अभी हम क्या करें, तुम अभी तैयार हो जाओ, फिर हम यही रिद्धि सिद्धि को बुला लेंगे, फिर साथ में कुछ जादुई शक्ति का प्रयोग करके प्रैक्टिस करेंगे। वैसे भी आज सभी लोग आराम करने वाले हैं, कल की शाही दावत काफी समय तक चली थी और आज रात भी काफी अच्छा जश्न होने वाला है। राजा कामदेव की रानियां में से दूसरी बड़ी रानी का जन्मदिन जो है आज, यानी रानी नीलम की जन्मदिन सालगिरह है, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, इसलिए बहुत सारे जश्न पूरे दिन भर में होने बाकी है, जिसमें प्राजों को दिए जाने वाले ट्रॉफी, फिर सभी लोग शामिल भोजन के लिए शाही दावत, फिर मेहमानों के लिए उपस्थित भेंट, फिर आखिरी में जादू खेल के बाद सा आयोजन और बाकी लोग शिकार करने, बाजार घूमने और व्यापार करने के लिए अलग अलग योजनाओं के साथ आज महल के बाहर निकलेंगे। इसलिए आज का दिन सबके लिए बहुत ही बिजी हो सकते हैं, इसलिए हमें भी अपनी शक्तियों को बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। खास करके तुम्हारा फैसला को स्वीकार है, पर तुम्हें अपने आप को बचा कर रखना होगा, क्योंकि खतरा तुम्हारे चारों ओर है और तुम्हारे सामने आने के बाद तो कहीं से भी तुम पर हमला हो सकता है, जिसका नमूना तुमने कल रात अच्छी चुका है। अच्छी ये हो अगर सही वक्त पर राजकुमारी काव्य नहीं आती, तो तुम्हें मालूम है कि हम वहां से बचकर तो आ जाती है, पर जिस हालत में आते हैं वह तो सॉल्व भी नहीं सकते। आखिर तुम इतने बड़े जादूगर किस लिए हो जो इतनी सी कल जादूगरों को भी समान नहीं पाए। उसे वक्त में तुम्हें कहा था ना कि महल के अंदर सभी जादूगरों की जादुई शक्तियां आधी हो जाती है।
इसलिए मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। कुछ समय एक दूसरे को देखने के बाद रुद्र और करण वहां से गायब हो गए और आरव भी अंदर की तरफ जाकर तैयार होने लगा। कुछ वक्त के बाद चारों तरफ ढोल और अलग अलग संगीत के आवाज पूरे महल में गूंज रहे थे, जिसे अब पता चल रहा था कि वहां काफी कुछ होने वाला है। आरव के लिए राजकुमार के खास सैनिक और सेवक उसका नाश्ता काफी शानदार तरीके से उसके कमरे में सजाकर बाहर खड़े हो गए और उन्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज देने को कह दिया। उसके बाद वह वहां से तैयार होकर बैठ गया। राजा कुंभदिया आरव के कक्ष में आए और अरब के साथ हल्का बात और रुद्र को कुछ बातें बताने के बाद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र करण तीनों ही शांति से वहां पर और साथ खाने के साथ बात कर रहे थे। एपिसोड 92। आरव तुम पागल हो क्या? यहाँ हमें इस तरह से नौकर बनाकर क्यों लाए हो? हम यहाँ सीधा सीधा भी तो आ सकते थे ना। यह अपनी दूरदृष्टि की शक्ति से हम यहाँ का सभी चीजों को देखो सुन सकते थे, पर तुमने हमें यहाँ इस तरह से नौकरों वाला कपड़ा पहन कर क्यों ले आए? करण नौकर के कपड़े पहने हुए, हाथों में शराब के गिलास के ट्रे पड़े हुए आरव के पास आकर गुस्से में कहने लगा, शांत हो जाओ मेरे भाई, हम यहाँ जासूसी करने आए हैं इन दोनों राजकुमारी और उनकी मानों पर। तुम तो जानते हो ना, जैसे मुझे पता चला कि मैं साम्राज्य का राजकुमार और उत्तराधिकारी हूँ, तो अब मुझे उसे महल में रहने वाले सभी लोगों की पूरी खबर होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो धोखा मुझे पहले मिला था अब वह फिर से मिले, इसलिए मैं सबकी सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और यह सब बहुत शक्तिशाली है, तुम उनकी ऊर्जाओं, शक्तिशाली जादू को देखकर समझ ही पा रहे हो। इसलिए मैंने रुद्र से यह खास तरह का लॉकेट बनाया है ताकि हम एक आम इंसान की तरह उनके करीब जाए और उन्हें पता भी ना चली हमारी शक्तियों और हमारी ऊर्जा के बारे में। तुम्हें बस राजकुमार से उनकी बातों को सुनना है और कुछ नहीं। और मैं यहाँ पर बहुत कुछ है जो इसके बारे में हमें पता लगाना है, तो आसपास रहने की कोशिश कर, ध्यान रहे हमें सभी चीज बहुत सतर्क होकर करना है। और सुनो। ये सुनकर वह दोनों अपनी बातों से बोलकर दो अलग दिशा की ओर बढ़ गए। आज रानी नीलम का जन्मदिन था, इसलिए महल के बीचों बीच बना हाल में सभी लोग उपस्थित थे और कुछ लोग सिर्फ नीलम जी को बधाई देकर वहां से अपने अपने कार्यों के लिए चले गए। वहां पर कुछ खास तरह की रानियां और राजकुमारियां के साथ कुछ राजकुमार ही बस मौजूद थे। नीलम आज बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली नजर आ रही थी। उसकी सफेद और काली जादूगरनी सूट के साथ लाल रंग का चौक काफी अच्छा लग रहा था और आज उसने हीरे की बनी अपनी तक भी पहन रखी थी। उसके दोनों राजकुमार और राजकुमारियां आसपास अपने हम उम्र की लोगों के साथ अपना जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ऋषि अपने माँ के पास आकर आसपास देखते हुए उसे कुछ कह रहा था। वही रानी चांदनी और रोशनी भी इस पार्टी में शामिल होकर अपना व्यक्तित्व निकालने में बिजी थी और यही काम उनकी बेटियां भी कर रही थी। कुछ देर की पार्टी में इधर उधर मेहमानों को खाने का और पीने का चीज देने के बाद कारण और आरव एक किनारे पर आकर खड़े हो गए और आरव तो बस शांत होकर पूरे पार्टी के माहौल को देख रहा था, पर करण का दिमाग खराब हो जा रहा था। इस तरह से मुंह छुपाकर उससे ये नौकरों वाला काम तो नहीं, पर उसे ऐसे डर कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर उसे कोई पहचान ले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, पर आरव इसी तरह का काम हमेशा करता रहता है और ये दूसरी बार था जब आरव अपने किसी शैतानी में उसे अपने साथ मिल लिया। फिर कुछ अनाउंसमेंट हुई जिसे सुनकर सब एक जगह अपनी जगह पर ठहर कर रुक गई। कुछ देर में वहां पर राजा कुंभदेव अपने सैनिकों के साथ वहां पर आए और नीलम जी के सामने आकर खड़े हो गए। सभी ने उन्हें ऑर्डर पूर्वक छुपाकर प्रणाम किया। उसके बाद नीलम जी के साथ खड़े होकर राजा कुंभदेव ने कुछ इशारा किया, जिसके बाद कुछ दासियां अपने हाथों में बड़े बड़े ट्रे लेकर वहां पर आ गई। ये देखकर रानी नीलम जी बहुत खुश होकर राजा को देव की तरफ देखने लगी, जिस पर राजा कुंभदेव ने कहा, मैंने अपना टोपा आपको पहले ही दे दिया था, ये रानी राजदेवी और उनके बच्चों की तरफ से है। नीलम जी ने बस सर हिला दिया, मुझे पता था कि उसे कब क्या किस तरह से व्यवहार करना है, इसलिए वह शांत रहे। तुम महाराज, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो क्या आप मेरे साथ शाही नृत्य डांस करना पसंद करेंगे? काफी समय हो गया है हमें इस तरह से साथ खड़े हुए कुछ नहीं कहा। वह जानते थे कि आज रानी नीलम का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने उन्हें मना करना ठीक नहीं समझा और उन्होंने बस सर हिला दिया। ये देखकर कर ऋषि ने सब तरफ देखते हुए अनाउंस किया। उसके बाद एक धीरे धीरे करके एक किनारे पर बैठे सभी संकेतकरों ने धूंध बजाना शुरू किया और धूंध धीरे धीरे बजने लगा और अब उसे हाल के बीचों बीच की जगह एकदम से खाली हो गई। सब एक किनारे खड़े हो गए। राजा कामदेव ने अपना हाथ आगे किया तो नीलम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए हाल के बीचों बीच आ गए। वहीं उन्हें देखकर चार जोड़ियां आंख भी उसके कुछ दूरी बनाकर आकर खड़े हो गए और धीरे धीरे डांस कपल डांस शुरू हो गया। वहीं राजा कुंभदेव और नीलम जी को इस तरह देखकर दोनों रानियां ना चाहते हुए भी हल्की जंग महसूस करने लगी। सिर्फ एक या दो बार ही मिलता था जब राजा कुंभदेव बिना कुछ कहे उनकी बातें सुनते और मानती थी, नहीं तो हर वक्त वह किसी न किसी काम में व्यस्त ही रहते हैं। नहीं, एक किनारे कोने पर काव्य लगातार शराबी जा रही थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि नील काफी समय से उसे देखकर उसे रोकना चाहती है, पर काव्य के कानों पर तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। मुलाकात किया जा रही थी।
वही कारण उसके पास आकर एक गिलास उसके सामने रख दिया और कुछ खाने की चीज भी, पर जैसी उसने प्लेट में परोस दिया और देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि काव्या ने 10 से भी ज्यादा शराब की गिलास को खत्म कर दिया था। पर एक जादूगर होने के कारण उसे नशा भी काफी कम था या ज्यादा निश्चित काव्य को पता था। ये देखकर कारण को काव्य की चिंता होने लगी, पर वह कुछ कर नहीं सकता। कभी नींद में उसे गिलास को दूध रख दिया और खाने की प्लेट को सामने रखकर कहा, तुम्हें अब बच कर देना चाहिए। तुम जानती हो ना, यहाँ पर सबकी निगाहें तुम पर भी है, पर तू इस तरह से क्यों हरकत कर रही हो? तुम मुझे कुछ बताओ, क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है कल रात इसके कारण तुम इस तरह से व्यवहार कर रही हो? तो काव्या ने कुछ नहीं कहा और गिलास को लेकर राजा राजकुमार पारस के बगल में आकर खड़ी हो गई। पारस भी अचानक सपना बगल में काव्य को देखकर चौंक गया, पर हल्का सब शांत होकर फिर से सामने डांस कर रहे राजा कामदेव और रानी नेहा को देख रहे थे। क्या अभी तुम्हारा मंगेतर सबके सामने नहीं आएगा? तो इतना समय हो गया है, जने की आखिरी दिन भी आने वाली है, पर अभी भी तुम्हारे मंगेतर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। क्या तुम जानती क्यों हो उसे? मैं बस ये हुआ है कि भारत साम्राज्य में उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। पर काव्या ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ समय में डांस खत्म हुआ और बाकी सब देख करके राजा कुंभदेव के साथ डांस करने की इच्छा जताने लगी, जैसे उनकी दोनों रानियां और उनकी दोनों राजकुमारी अभी थी, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी क्यों राजा को महादेव के साथ डांस करने की इच्छा प्रकट करे। राजा कुंभदेव जी काफी खुश था, इसलिए वह किसी को मन नहीं किया और धीरे से करके अपने दोनों बेटियां फिर पत्नियों के साथ कुछ वक्त बीतने के बाद वह एक जगह आकर खड़े हो गए और वह वहां से जाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी वहां पर ऋषि और कपिल आ गए। उन्हें देखकर वह उनके साथ हल्का जाम टकराकर पीने लगे और कुछ बातें करने लगे। इस समय आरव की नजर उनके कुछ दूरी पर खड़े हुए उन्हें ही देख रहे थे कि तभी उसकी नजर सामने से चलती आ रही काव्य पर पड़ी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि काव्य अपने हाथों में गिलास बकरा काफी सलीके से चलते हुए राजा कुंभदेव के सामने की तरफ जा रही थी। एपिसोड 93। अब आगे। पारस साम्राज्य से अंदर एक वीरान पड़े इलाके में एक छोटा सा बाजार से कुछ दूरी पर बना एक सुंदर झील जो पूरी तरह से सूख चुका है, और कुछ पथरी इलाके जहां पर चारों तरफ सुख ही सुख है। वहां पर रिद्धि सिद्धि और रुद्र खड़े होकर चारों ओर देख रहे थे। रिद्धि सिद्धि को समझ नहीं आया कि रुद्र उन्हें यहाँ पर क्यों ले आए, जबकि इस समय उन्हें महल में होना चाहिए। जश्न और नीलम की सालगिरह होने के कारण महल में उपस्थित मेहमान और बाकी सब की नजर महल में रहने वाले सभी सदस्यों पर होती है, और अगर वह वहां पर नहीं उपस्थित है तो 10 से 100 बात होने पर बिल्कुल भी समय नहीं लगेगी। रुद्रा भाई, आपने हमें यहाँ क्यों ले आए? हमें आरव भाई के साथ होना चाहिए। हाँ भाई, आज तो नीलम रानी का जन्मदिन भी है, हमें वहां उपस्थित होना था। अगर पिताजी ने हमें वहां नहीं देखा तो वह दोनों राजकुमारी को एक और मौका मिल जाएगा हमारे खिलाफ राजा महाराज का कान भरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। पर भाई, हम आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैंने महल में किसी को कुछ नहीं बताया है ना। अभी महल में कोई खास दुश्मन या जादूगर तो हमें दिख नहीं है, और मैं आरव को कह दिया है कि वह शूटर करके और किसी भी की नजर में से आने से बचे, और मुझे नहीं लगता वह अपने आप को बेवजह मुसीबत लेगा। अभी हमारी जरूरत यहाँ है। पर भाई, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो सूख चुका है और यह छोटा बाजार से बस कुछ ही दूरी पर है। आपने हमें यहाँ क्यों ले आए? पता चल जाएगा। तुम कुछ देर इंतजार करो, पर सतर्क रहना क्योंकि हमें यहाँ पर अपना जाल तैयार करना है। किस तरह जाल? जिस पर रुद्र ने अपने हाथ हवा में किया, फिर अपने मन में मंत्र गुदगुदाने लगा। इसके बाद वहां तेज हवा चलने लगी, जिससे दोनों राजकुमारी के कपड़े के हवा में और बाल उड़ने लगे। उन्हें सामने से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था कि तभी उन दोनों ने अपने आप को संयम रखा और रुद्र की दोनों साइड आपकर स्थित होकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप को तैयार कर रही है आगे होने वाले हमले के लिए। जादूगरनियां होने के कारण उन्हें पहले से ही कुछ चीजों का आभास हो जाता था, इसलिए उन्होंने अपने हाथों में जादू शक्तियों को जागृत करके आसपास सतर्कता पूर्वक देखने लगी, और उनको तेज हवा और हवा में उड़ रही धूल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र पहले से जानता था ये दोनों राजकुमारी बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए उसने कहा, अब जिससे हमारे सामना होने वाला है वह काफी शक्तिशाली है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, हो सके तो अपने आप को काम और उसे ज्यादा घायल होने देना ताकि हम उसे हरा सके। भाई, क्या यहाँ कोई दानव है या कोई ड्रैगन? क्योंकि मैं अपने जासूस से सुना है कि पुराने में कुछ खतरनाक देखा गया है। क्या हम उसे पकड़ने यहाँ आए हैं? तुम ऐसा कह सकती हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। मुझे तो लगता है यहाँ हमारे दुश्मन देश के जासूस है या कोई काली दुनिया की जादूगर मुझे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महाराज ने इसी विषय के बारे में मुझे 2 दिन पहले बताया था, और इसी दौरान मैंने एक भव्य दानव को भी मार गिराया। इस बारे में हमें क्यों कुछ नहीं पता? दोनों राजकुमारी ने एक साथ कहा। यहाँ तुम्हें किसी खास मकसद के लिए मैंने बुलाया है। कैसा मकसद भाई? यही कि तुम्हें लड़ाई और खेली गई लड़ाई में फर्क समझता। खेल में तुम अपने दुश्मन को सिर्फ हारने के लिए उसे मारती हो, पर यहाँ अपनी जिंदगी को जीतने के लिए तुम्हें उसे हराना होगा।
यह कोई खेल नहीं है, जिंदगी और मौत का लड़ाई है। अपने जादू में शक्तियों से तुम बड़े से बड़े मुसीबत में अपना दिमाग और ऊर्जा को नियंत्रित रखकर सही फैसला लेना, यही असली जादूगरों की निशानी होती है। उसके बाद से दोनों राजकुमारी सहमत थी और वह दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे उसे बंजारा से झील की मिट्टी जो पूरी तरह से सूख चुकी थी उसमें दरारें आने लगे और वह अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा। ऐसा लग रहा था वहां भूकंप आया हो। पर रुद्र और रिद्धि सिद्धि दोनों अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे और सामने की ओर देख रहे थे। इस वक्त वहां और तीनों के अलावा कोई नहीं था। धीरे धीरे करके उसे बंजर जमीन में एक जोरदार सा धमाका हुआ और जमीन से एक बड़ा और धूल मिट्टी चारों ओर फैल गई। उसके बाद अभी भी जमीन हिला बंद नहीं हुआ, पर एक डरावनी आवाज उसे पूरी जगह को में गूंजने लगी। उसकी गुहार इतनी तेज थी कि रिद्धि सिद्धि 2 कदम पीछे हट गए, पर उन्होंने अपने शक्तियों को काबू में किया। पर रुद्र अपनी जगह पर स्थित ही खड़ा रहा था। वैसे भी वह अपने साम्राज्य का सबसे कामिल जादूगर और सेवा का सबसे बड़ा कमांडर जनरल है। उसके लिए यह बहुत मामूली बात है। और यहाँ पर तो ये जगह महल से बाहर कुछ दूरी पर था और यहाँ किसी भी तरह से कोई भी जादूगर अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए रुद्रा बड़ी आसानी से अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सामने जमीन से बाहर निकल रहे दानव को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। आज को उसका यही मिशन था कि आज वह इस इलाके के बारे में जाने और कुछ समय से हो रही लोगों की गुमशुदा और गायब होने की पीछे की सच्चाई का पता लगे। इसलिए पूछो आरव से मिलने के बाद रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ आ गया। वह पिछले कुछ दिनों से इसी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, जिसमें उसे पता चला कि यही इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोग ने उसे बहुत अलग अलग तरह की कहानी बताई थी कि यह झील सुख होने के कारण स्थापित हो गया है और कुछ ने तो यही कहा कि यह झील कुछ लोगों की आहुति मांग रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानी इस सूखे झील के बारे में होने लगी और कुछ समय से लोगों का गायब होना और कुछ लोगों की राशि इस इलाके से 2 कुछ दूरी पर मिलना रुद्र यकीन में बदल रहा था। वह भावदान जमीन से एकदम से बाहर आ गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह जमीन को चीरते हुए बाहर आया है। उसका मुंह बहुत ही बड़ा और डरावना था और चिपचिपाहट उसकी जीभ से लटक रही थी और उसके नुकीले दांत को देखकर यह सफा कहा पाना मुमकिन है कि उसे जबड़े से वह किसी भी पहाड़ को भी टुकड़ों में चबा सकता है। वह अपने 2 पैर से खड़ा हुआ अपने हाथों को जमीन पर पटकते हुए गर्दन को रुद्र की तरफ घूमकर बहुत गुस्से भरी है नजरों से उसे तरफ देख रहा था। ये तो किसी डायनासोर जैसा लग रहा है। पीछे से आवाज आई, जिसे देखकर रुद्र और दोनों राजकुमारी या पीछे की तरफ देखने लगी, जहां पर रुद्र के ठीक पीछे आरव और करण खड़े हुए थे। करण थोड़ा डरा हुआ था, पर वह भी एक जादूगर था, इसलिए वह अभी भी अपने आप को संभाल रहा था। उसने पहले कभी ऐसा दानव नहीं देखा था। पर आरव थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था। उसे नहीं पता था कि रुद्र इस तरह से उसे बिना कुछ बताए ऐसी चीजों को डील करता होगा। उसने रुद्र के बारे में काफी कुछ सुना था, पर आज उसे समझ आ रहा था कि सच में रुद्र के पास खतरनाक चीजों की कमी नहीं है। आरव को वहां देखकर रुद्र और दोनों राजकुमारियां परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे यह सारी चीजों के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं। रुक ने गुस्से भरी आंखों से आरव को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि महल से बाहर बिल्कुल मत निकलना, तो तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मुझे ये करना है। ये कहकर आरव अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में चल रहे हैं डर को दूर किया और रुद्र के बराबर में आकर खड़ा हो गया और सामने की तरफ देखने लगा और कहने लगा, बाप रे, ये तो टीवी या बॉलीवुड मूवी में दिखाए जाने वाली दानवों से भी काफी खतरनाक है। कंसंट्रेट कर आरव, आज तुम्हें अपनी अग्निस तत्व की शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। रुद्र जो उसके बगल में खड़ा था आरव की शुरुआती बात तो सुन नहीं पाया, पर उसने कुछ शब्द सुने, जिसे सुनकर रुद्र ने सर हिलाया और कहा, तुम इसका सामना खुद करो, मुझे भी देखना है पारस साम्राज्य का उत्तराधिकारी कितना काबिल है। ये कहते हुए उसने दोनों राजकुमारी की तरफ देखा, जिसका इशारा बातें ही वह दोनों परेशान होकर रुद्र को और आरव को देखने लगी। पर एक और गुरु रहने की आवाज से सबका ध्यान सामने खड़े दानव की तरफ चला गया, जो अपने लाल टपकते जीभ से उनकी तरफ देख रहा था। रुद्र की बात सुनकर एक पल के लिए आरव तो नर्वस हो गया, पर उसने खुद को मजबूत दिखाए हुए आरव से कहा, मैं कर सकता हूँ। जिस पर रुद्र ने सर हिलाया और दोनों राजकुमारी को पीछे होने को कहा। जिस पर राजकुमारियां कुछ कहना चाहती थी, पर जब उन्होंने दूत की तरह देखा तो उन्होंने बस सर हिलाकर कुछ कदम पीछे होकर कारण के बराबरी में आकर खड़े हो गए। तो वहीं रुद्र आराम से कुछ कम दूरी पर खड़ा था। आरव आगे की तरफ बढ़ चला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वही सदानव का सामना कैसे करेगा, पर उसे अपनी शक्तियों पर कॉन्फिडेंस था। एपिसोड 94। पारस साम्राज्य के महल में कृषि और कपिल दोनों ही शराब की घूंट पी रहे थे। कपिल ने ऋषि की तरफ देखा, कहा, तुमने क्या लगता है कल महाराज क्या अनाउंसमेंट करेंगे? उनके चेहरे पर मुझे खुशी नजर आए, जो इतने समय बाद मैंने देखा। और राजकुमार वैभव है, पिछले कुछ दिनों से शांत नजर आ रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि इस जश्न के दौरान राजकुमार वैभव अपने कमरे में ही है।
तो वह और कहाँ रहेगा, उसके पैर तो बेजान हो चुके हैं, अब कब तक अपने जादू के सहारे इधर उधर चलता नजर आएगा। ये कहते ऋषि से हंसने लगा। अपने दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए राजकुमार। उनके सामने एक काले लिबास में लड़की खड़ी हुई थी जिसे देखकर वह दोनों हैरान रह गए। तभी उसे लड़की ने अपना नकाब निकाला। इसके बाद उसका चेहरा देखकर दोनों राजकुमार हैरान रह गए, क्योंकि वह नकाबपोश लड़की कोई और नहीं राजकुमारी काव्या थी। उसे देखकर ऋषि और कपिल अपने जगह से खड़े हो गए और आसपास देखने लगे, तो इस वक्त उनके अलावा वहां पर कोई नहीं था। राजकुमारी काव्या को इस वक्त देखकर ऋषि और कपिल दोनों ही थोड़े हैरान थे। हालांकि वह राजकुमारी काव्या को जानते थे, पर उससे पहले ना ही उनसे राजकुमारी ने बात की है, ना ही उनके बीच किसी तरह का संबंध था। ऋषि और कपिल हमेशा हर चीजों से दूर ही रहते थे। काव्य को भी ऐसी ही उम्मीद थी। ये दोनों राजकुमार अपनी बहनों से काफी अलग और चालाक है, ये वह बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए कुछ सोचते हुए वह यहाँ पर आई थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ऋषि और कपिल ने एक दूसरे को दिखा कि सर हिलाते लाते हुए उन्होंने एक और दोनों बैठ गए और दूसरी और राजकुमारी काव्या ने अपना काले रंग का चौगा और मास्क दोनों ही निकाल कर दूसरी ओर रख दिया। फिर दोनों राजकुमार को देखते हुए आसपास देखने लगी। इस पर ऋषि ने कहा, इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है और ना ही कोई होता है। पहले आप बताए राजकुमारी जी, बताए आप यहाँ पर हमसे मिलने आई है या कोई और बात है? जिस पर काव्य ने ऋषि और कपिल को देखा, मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने आई हूँ और तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना आएगी। अगर तुम्हें वह प्रस्ताव मंजूर है तो तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा, और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, और जो चाहिए उससे भी ज्यादा तुम्हें किस किस चीज की ख्वाहिश है, उसे ख्वाहिश को पूरी करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऋषि और कपिल को कुछ समझ नहीं आया कि काव्य किस चीज के बारे में बात कर रही है। तुम कहना क्या चाहती हो, और ये बताओ तुम्हें किस तरह से प्रस्ताव हमारे सामने क्यों रख रही हो? कहीं तुम्हें कहते हुए ऋषि शक भारी निगाहों से काव्य को देखने लगा। काव्या ने शराब को ग्लास उठाया, फिर अपनी बात सामने रखी। जैसे जैसे ऋषि और कपिल दोनों ही राजकुमारी काव्य की बातें सुन रही थी, वैसे वैसे उनका नशा धीरे धीरे कम होने लगा। क्या इतनी बड़ी साजिश तुम जानते भी हो? अगर यह बात मैंने महाराज को बताया तो वह तुम्हारी क्या हालत करेंगे? तुम्हें पता भी नहीं है वह उनके लिए क्या है। वैसे तो हम भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करने वाले थे, पर आज तक हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए तो मैं यहाँ आएगी हूँ। मुझे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी शक्तियों की सीमा पता है, जिसके कारण तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं, ये कहते हुए कुछ देर रुककर काव्या ने आगे कहा, तुम्हें मेरा साथ मिलकर तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए मुझे पता है, इसलिए तुम मेरा साथ दो ताकि इसमें मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। तुम ये क्यों करना चाहती हो? तुम चाहती हो तो तुम उसके साथ मिलकर हमें अपने रास्ते से हटकर इस महल की प्रमुख महारानी बनाकर राजदेवी राज कर सकती हो। ये सुनकर राजकुमारी काव्या हंसने लगी। उसे हंसते देखकर दोनों राजकुमार एकदम से गुस्सा हो गई, पर कुछ कहा नहीं। हंसने की आवाज काव्या ने कहा, मुझे लगा तुम दोनों काफी समझदार और चालाक हो, और तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ निकले। मेरे प्रस्ताव के बारे में एक बात सोचो, उसके बाद मुझे जवाब चाहिए, वह भी कल सुबह, क्योंकि मैं कल सुबह महाराज देव की सबसे विश्वसनीय। और ये कहते हुए काव्य मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर अपने काले चोगे और मास्क को निकाल कर वहां से गायब हो गई। तो वही ऋषि और कपिल दोनों है काव्य की आखिरी बातों और उसके प्रस्ताव के बारे में सोचने लगी। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि जब काव्य राजा को देव के सामने आई थी, राजकुमार देव काफी प्रसन्न और खुश हो गए थे, क्योंकि काव्य की शक्तियों को महसूस कर सकते थे, और काव्य की खूबसूरती और उनका स्वभाव काफी कुछ उसके प्रिय मित्र से मिलता था, और काव्य उसके मित्र की बेटी थी। हालांकि ये सारी बातें काफी पुरानी हो चुकी थी, पर राजा कुंभदेव हमेशा लोगों को याद रखते हैं। काव्या ने राजा के सामने अपना काफी अच्छा व्यक्तित्व रखा, जिससे वहां मौजूद हर कोई महसूस कर सकता है, और बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो रही थी। सब उसे एक होने वाली अच्छी महारानी के रूप में देख सकते हैं। उन्हें तीनों राजकुमारी जो काव्य के आसपास के साम्राज्य से वहां समारोह पर जश्न में शामिल होने आए थे, उन्हें बहुत ज्यादा जलन होने लगी। उसके साथ बाकी लड़कियां भी थी जो उत्तराधिकारी या बाकी राजकुमारी के साथ अपनी मित्रता और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती हुई वहां पर आई थी, पर अब तक किसी राजकुमार ने उन्हें दोबारा देख भी नहीं। बस वह दोनों राजकुमारी को ही उन सब ने बेवकूफ बनाए हुए चने के झाड़ में चढ़ाया हुआ था, जिसका अंदाजा उन दोनों बेवकूफों को नहीं था। राजा कुंडी देव और काव्य एक शांत जगह पर आकर बैठ गए, और काव्य बहुत ही सब हार्दिक और सम्मानपूर्वक और सभ्य तरीके से राजा कुंभदेव के साथ बातें करने लगी। उनके बात करने के तरीके और बात करने के विषय को जानकर राजा को मुझे काफी प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने कल राजकुमारी काव्य और अपने बाकी बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के बारे में सोचा। आखिर इस नई पीढ़ी को समझना का उन्हें भी मौका मिल सकता है। वह जानना चाहते थे कि क्या राजकुमारी काव्य के साथ वहां मौजूद सभी नौजवान लड़के लड़कियों का सोच एक जैसी ही है या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में वह सब अपने अपने साम्राज्य का उभरता हुआ चेहरा बनने वाले हैं।
वही महल के दूसरी ओर उस सुनसान इलाके में वह दानव जोरों से बाहर रहा था। ऐसा लग रहा था वह किसी लंबी नींद के बाद जगा है। आरव अपनी अग्नि तत्व की शक्ति को जागृत करने के बाद अपनी दूसरी चक्रधारी अग्नि चक्र की सम्मोहन शक्ति को जागृत करने लगा और वह अपनी शक्तियों का जागृत करने में काफी माहिर हो चुका था, इसलिए बिना वक्त लगाए उसने अपनी दो सबसे बड़ी शक्तियों को जागृत करने लगा। पर तभी उसे याद आया कि एक तत्व की दो बड़ी शक्तियों को जागृत करने के बाद वह दूसरे तत्व का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने कुछ सोचा। फिर उसे विशाल दानव की तरफ देखा जो अब अपने पैर पटकते हुए उनकी ओर गुस्से से देख रहा था। कुछ सोचते हुए आरव ने कहा कि मेरा पहला मौका है। ये कहते हुए उसने दो कदम आगे बढ़ाए। तभी उसने एक हाथ बढ़ाकर अपने अग्नि तत्व की शक्तियों को उसे दानव की तरफ फेंक दिया। इसके कुछ वक्त बाद वह दानव का शरीर पूरे आग से जलने लगा। तो कुछ वक्त के बाद प्रधानों ने अपने मुंह से उसे आग को मिनट में ही बुझा दिया। ये देखकर आरव दंग रह गया। तो वही पीछे रुद्र सर हिलाने लगा। आरव में सिर्फ एक बार फिर अपनी शक्ति को जागृत, एक बार फिर से उसे दान पर हमला करने लगा। ये करते हुए वह उसे दानव के करीब चला गया। वहीं इस वक्त वह दानव जो गुस्से में था, अब उसे आरव के साथ मजा आने लगा और वह अब उसके साथ खेलने लगा। इतने समय से मिट्टी के अंदर रहने के कारण मिट्टी के कीटाणु और छोटे छोटे जीव जंतु उसके शरीर से चिपक चुकी थी, जिसे आरव की आग लगते ही हो जलकर उससे दूर हो गए और उसका शरीर धीरे धीरे साफ होने लगा। आरव जैसे उसे पर हमला करता वैसे ही वह दानव अपने शक्तियों से उसके हमले को रोक देता। ये देखकर अब आरव को भी गुस्सा आने लगा, कैसे उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। तभी वह कुछ सोचते होंगे पीछे मुड़कर रुद्र को देखा जो हाथ बंधे हुए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तो वही दोनों राजकुमारी या बस उसे ही देख रही थी, पर कारण हैरान था। आरव कितने साली हमले पर भी उसे दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये तो बहुत चालाक निकला। तभी आरव ने कुछ सोचा, फिर उसे दानव को देखकर मुस्कुराने लगा। वह दानव अब वापस से गुस्से में आ चुका था, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था और अब उसकी भूख बढ़ने लगी, इसलिए वह अब सीधा आरव के ऊपर छलांग लगा दिया। आरव इसके लिए तैयार नहीं था। अचानक से उसने अपना हाथ उठाया और अपने चक्र को अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे टकराकर वह दानव कुछ दूरी पर जा गिरा। कवच अदृश्य थी पर काफी शक्तिशाली। उसे खबर से टकराने के बाद उसे दानव के चमड़े बुरी तरह से जलकर काली हो चुके थे और उसे जलन महसूस होने लगी। हालांकि उसे दान का शरीर एकदम मोटा और मजबूत था, जिसके कारण आपकी अग्नि तत्व की शक्तियां उसके शरीर पर कुछ खास तरह से प्रभाव नहीं डाली, पर यह चक्र की शक्ति को छूने मात्र से ही उसकी खाल जलकर काली हो चुकी थी। ये देखकर आरव ने अपनी चक्र ऊर्जा की शक्ति को 2 गुना बढ़ाया और मंत्र बोलते हुए अपने दोनों हाथों को हवा में लहराने लगा। इसके बाद उसे दानव के ऊपर एक जलती हुई चक्र जागृत हो गया और गोल घूमते हुए धीरे धीरे उस आग निकलने लगी जो सीधा उसे दानव के ऊपर गिर रही थी। ये देखकर वह दानव उठकर खड़ा हो गया, पर वह अब उसे चक्र में बढ़ चुका था, जिसके कारण वह हम जमीन से इधर उधर भागते हुए अपने शरीर को लोटपोट करते हुए उसे चक्र से बचने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा होना नामुमकिन था। उसे इस तरह से तड़पते देखकर आरव मुस्कुराते हुए पीछे रुद्र को देखा जो एकदम आराम से खड़ा उसे देख रहा था। ये देखकर आरव ने उसे चक्र की शक्ति और बढ़ा दी, जिसके तुरंत बाद ही वह दानव राख में बदल गया और वह चक्र धीरे धीरे छोटे होते हुए गायब हो गया। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभी, ये कहते हुए रुद्र वहां से गायब हो गया। ये देखकर बाकी सब भी उसके पीछे गायब हो गया और सीधा आरव के कक्ष में आ गए। मां आने के बाद रुद्र को वहां न देखकर वह चारों एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने कहा, मुझे लगता है हमें रात के भजन के लिए तैयार होना चाहिए। ये कहते हुए वह दोनों राजकुमारी वहां से चली गई। अब कहां पर सिर्फ आ रहा हूं और करण ही बच्चे थे। करण तो पहले से इन सबके देखकर अपनी शक्तियों के बारे में सोच रहा था, पर रुद्र आखिर में है कौन? इसके बारे में तुमने अभी तक कुछ जाना ही नहीं है। मुझे सब पता है उसके बारे में। वह तो मुझे भी समझ आ रहा है कि तुम मुझे जानते हो, पर अभी तुमने उसे पूरी तरह से समझा नहीं है। ये कहते हुए करण भी एक किनारे में बैठ गया और उसने बहुत कुछ इस महल में देखा था और साथ में महल के बाहर भी। अब उसे समझ आने वाला आने लगा कि आखिर बड़े बड़े राज्यों और उनकी महलों में ऐसी तरह की षड्यंत्र और जो सिर्फ शक्तिशाली लोगों के चापलूसी और कमजोर लोगों की बुराई में उनके साथ देते हैं। कुछ समय बाद रुद्र के कमरे में आरव और करण दोनों ही बैठे हुए रुद्र का इंतजार कर रहे थे, पर रुद्र अभी भी अपने कक्ष में नहीं आया था। तभी वहां पर राजा कुंभदेव के साथ कुछ और भी लोग आ गए, जिसे देखकर अब और कारण अपनी जगह से खड़े हो गए। रुद्र भी उनके साथ ही था। एपिसोड 95 राजा कुंभदेव। रुद्र के दादाजी राजपुरोहित को अपने कक्षा में देखकर आरव और करण थोड़े आश्चर्य से रुद्र को देखने वालों पर रुद्र का व्यक्तित्व एकदम से बदला हुआ उन्हें नजर आ रहा था। वह उनका दोस्त रुद्र नहीं, इस देश और साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जादूगर और सबसे बड़े सेवा का सेनापति, कमांडर और विद्या निकेतन का अगला उत्तराधिकारी नजर आ रहा था। उसका व्यक्ति कुछ अलग प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद वह सब वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आरव धर्म से बिस्तर पर गिर गया, तो वहीं रुद्र और कारण उसे तरस से भरी निगाहों से देखने लगे।
मुझे नहीं पता था कि मेरा फैसला मेरा ही बैंड बजाने के ऊपर खुला हुआ है। मैं तो बस इस महल में रहकर अपने उलझन को सुलझाना चाहता था, पर यहाँ तो मैं और ज्यादा उल्टा जा रहा हूँ। अब मैं ये कैसा करूंगा, वह तो हमें भी नहीं पता कि यह तो कैसा करेगा, पर तुम्हें ये करना होगा और इसमें मैं या कोई भी तुम्हारी किसी भी तरह का मदद नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए रुद्रा उसकी दूसरी तरफ आकर लेट गया। उसे पर आया उसे खोल कर देखते हुए कहता है, तुम मुझे अपना दोस्त कहता है। इन सब में तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं नहीं कहा था ये सारी चीज एक साथ करने के लिए। अब तुम खुद ही जानो कि तुम्हें कैसे इन सब का सामना करना है, क्योंकि मैं कल सुबह यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे लिए एक खास मिशन है। मत समझना कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। क्या तुम्हारा तो असली रंग अभी से दिखने लग गए। अगर मुझे पहले पता होता है कि तुम बीच रास्ते पर मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कोई दूसरा रास्ता सोचता। इस महल में रहने के लिए ऐसे ही सामने से सबको नहीं बता देता कि मैं राजकुमार आरव। एक तो मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार सोने को कहा था, पर तुमने तो उसी वक्त अपना फैसला ले लिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रुद्र, हमने तुम्हें कितनी बार इस बारे में दोबारा सोचने को कहा, पर तुमने किसी की नहीं सुनी। और जब इस तरह कैसे सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रहा है तो तू हमें जिम्मेदार ठहराया कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। आरव, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा? आरव और करण दोनों ही रुद्र को देखने लगा, जिस पर रुद्र मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगा, पर मेरी ही कुछ जिम्मेदारी है और जिम्मेदारियां के कारण मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूँ। ये सुनकर रुद्र ही सुनकर आरव और करण दोनों में चैन का सांस लिया। फिर कल के बारे में वह लोग प्लानिंग करने लेकिन और उसके बाद ध्यान से सुनाने लगे। जैसे जैसे बुद्ध की बात वह दोनों सुन रहे थे वैसे वैसे उनके माथे से परेशानी का सिकन दूर होने लगा। और रुद्र की बात पूरी होने के बाद आरव ने रुद्रा को गले लगा लिया। पर आरव ने रुद्राक्ष एक सवाल किया कि वह इतनी जल्दी जा कहाँ रहा है और उसके जाने का वजह क्या है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहा। अगली सुबह परस साम्राज्य में एक शुरू से अनाउंसमेंट होने लगा। अलग अलग जादूगर हवा में उड़ते हुए ढोल और अपने बुलंद आवाज से साम्राज्य की रहने वाले लोगों को कुछ बता रहे थे। इसे सुनकर सभी की आंखें अचानक से चमकने लगी और खास करके सबसे बड़ा झटका तो महल में रहने वाले लोगों को लगा, क्योंकि वह अनाउंसमेंट ही कुछ इसी तरह का था। जहां आज महल के पीछे सबसे बड़े एरिया में कुछ मुकाबले के बाद उसे उनके साम्राज्य का उत्तराधिकारी सबके सामने उपस्थित होगा और अपने हाथों से उन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले विजेताओं को उनका पुरस्कार देगा। ये सुनकर सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर उनके साम्राज्य का उत्तराधिकारी है कौन और वह कैसे दिखता है। कहीं वह राजकुमार वैभव तो नहीं, ये राजकुमार ऋषि या कपिल उनका वह सबसे बड़ा गुप्त बेटा। इसके बारे में उन्होंने एक बार हवा में उड़ती हुई खबर की तरह सुने थे, फिर इसके बारे में किसी भी तरह की बातें नहीं हुई। यह अनाउंसमेंट के बाद चारों तरफ अब उसे उत्तराधिकारी के बारे में बातें होने लगी और लोगों को तो अब प्रतियोगिता देखने जाने में बस एक ही दिलचस्पी थी कि आखिर वह उत्तराधिकारी है कौन और वह किस तरह से है। परस साम्राज्य में अपने रहने से छुपाने में भी काफी नामी था। उनके रहस्य काफी हद तक दुनिया से छुपी ही रहती है, इसलिए ये साम्राज्य अपने आप में ही बहुत अलग भी है। आरव अपने कक्ष में इधर से उधर हो रहा था, अब तो रुद्र भी वहां से जा चुका था। अब तक तो आरव महल के बाकी लोगों से बचते हुए उन पर नजर रखकर उसे जासूसी कर रहा था कि उनका और राजकुमार आरव का रिश्ता किस तरह का है, पर अब तो वह आमने सामने इन लोगों के साथ रहने लगेगा और सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा, जिसके कारण खतरा और भी बढ़ जाएगा। जिसके कारण अब उसे समझ नहीं आ रहा तो क्यों करना क्या है उसे। तभी आरव अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगा। धीरे धीरे वह शांत होने लगा और अपनी जादुई दुनिया में पूरी तरह से खो गया और अपने सभी शक्तियों का बढ़ाने के लिए अब वह सारे मंत्र और विधि ऊर्जा दोहराने लगा जो इतने समय से वह करता रहा है। उसने इन सब से अपने आप को दूर करने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बारे में सोचा और उसे अपनी और जो को काबू करने के लिए उसी का यही रास्ता दिखा। यही नहीं, राजकुमार वैभव और बाकी दोनों राजकुमारों के साथ राजकुमारियां और उनकी मानों को भी इस बारे में खबर हुई तो वह अपने आप को हैरान परेशान होने से रोक नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या मिल गया? ये हो गया जो राजा कुंभदेव इतना बड़ा फरमान सुना दिया, वह भी बिना किसी को कुछ कहे। सब यही जानना चाहते थे कि आखिर राजा कुंभदेव करना क्या चाहते हैं। पहले तो ये जश्न, उसके बाद इस तरह का फरमान। अभी जश्न खत्म होने में 2 दिन और बाकी था। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।